Progress. तो आज के आपके करंट अफेयर्स 25 मार्च 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये इस महीने के स्टार्टिंग में पढ़ा था, अब इस महीने दोबारा रिपीट हो रहा है एक तरह से। तो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस जो आपका दुनिया में बनाया गया था उसका है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को एक तरह से दुनिया की पार्लियामेंट मान लो, वर्ल्ड पार्लियामेंट मान लो, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, टोटल 193 कंट्रीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो सारी इसके मेंबर है। सारी कंट्रीज यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, जिसे भी कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कोई भी इश्यू होता है उसे रिजॉल्व करना, कोई वर्ल्ड इश्यू है तो सारी कंट्रीज जब एक साथ एक जगह पे इकट्ठी होंगी, हमारा ये मानना है कि हम सारे इश्यूज एक साथ मिलके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इश्यू अगर सॉल्व करना है तो वो वोटिंग के थ्रू होता है, जिसमें हर कंट्री वोट डालती है और वोटिंग से डिसाइड होता है कि उसके खिलाफ उस चीज के लिए काम करना है या उसके खिलाफ काम करना है। ठीक है, ये 10 जनवरी 1946 में सबसे पहली बारी मिली थी। ठीक है, तभी लंदन में मिली थी, मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल में। उसके बाद अब यूनाइटेड नेशन का मेन जो हेडक्वार्टर है वो आपके न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो फिर यूनाइटेड नेशन सारा बाद में वहां पे शिफ्ट हो गया था, अभी तो स्ट्रक्चर ले रहा था इन सालों में। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो, कोई भी जो मेन वोटिंग के इश्यूज हैं, कोई भी जो मेन इश्यूज हैं जैसे पीस और सिक्योरिटी का, बजट का, इलेक्शन का, किसी मेंबर को ऐड करने का या उसे यूनाइटेड नेशन से निकालने का, उसे सस्पेंड या एक्सपेल करने का, वो 2/3 मेजोरिटी अगर एग्री करेगी वो तभी आपके मानना जाएगा। ठीक है, बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो छोटे मोटे सिंपल क्वेश्चन है, आपके सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड होते हैं। इस तरीके से यूनाइटेड नेशन काम करता है। सो बेसिकली आपका करंट अफेयर क्या था, पहले साल मतलब इस महीने के शुरू में भी यही करंट अफेयर था और अभी दोबारा से वही चीज हुई है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूक्रेन और उसके एलाइज ने रशिया के खिलाफ मोशन इंट्रोड्यूस किया है कि रशिया को बोला जाए कि वो जो वॉर चल रही है उसे सेसेशन की तरफ लेके जाए, रोकने की तरफ, और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आए हुए हैं, जो इतने सारे रिफ्यूजी जगह जगह आ रहे हैं, उसकी असिस्टेंस बढ़ाई जाए। तो सारी कंट्रीज ने वोट डाला, मतलब जिन्होंने, कईयों ने यस में वोट डाला है, कईयों ने नो वोट डाला है। वोटिंग 3 तरीके से होती है, तुम हाँ में वोट डाल सकते हो चीजों को, ना में वोट डाल सकते हो, या अब्सटेन कर सकते हो वोटिंग से। इंडिया ने पिछली बारी भी अब्सटेन किया था वोटिंग से और इस बारी भी अब्सटेन किया है वोटिंग से। ठीक है, अब्सटेन का मतलब देखो हो क्या रहा है कि यूक्रेन और उसके जो एलाइज हैं वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सारे, पोलैंड। दूसरी साइड पे हमारे लिए है रशिया, तो हम दोनों के बीच में फंस गए क्योंकि हम दोनों के साथ रिश्ते बना के रखना चाहते हैं। इस कारण हम क्या कर रहे हैं कि आपके वोट ही नहीं डालते, ना साथ में ना खिलाफ में। हमने अपना स्टैंड एक तरीके से न्यूट्रल बना लिया। ठीक है, इंडिया के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बन रहा है कि इंडिया भी यूएस और इनका साथ दे और इनकी साइड को वोट डाले, पर हम अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट रख रहे हैं और अब्सटेन कर रहे हैं। जैसे एक और यूनाइटेड नेशन की बॉडी है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स P5 जिन्हें कहते हैं और 10 आपके टेम्पररी मेंबर्स। टेम्पररी मेंबर 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और 1 जनवरी को हमेशा 4 संभालते होते हैं, फिर 2 साल का टेन्योर। इस टाइम इंडिया यूएनएससी का भी मेंबर बना हुआ है। ठीक है, अगले साल के जनवरी में एक्सपायर हो जाएगी, पिछला साल और ये साल 2 साल का टर्म हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये जो यूएनएससी है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंदर रशिया ने मोशन इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने न्यूज का बाकी हिस्सा गया कि इसके अंदर रशिया ने मोशन इंट्रोड्यूस किया था, वही कि वॉर के साथ ही कि रशिया ने अपना प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया था वॉर खत्म करने का, तो उसके अंदर भी इंडिया ने अब्सटेन ही किया है, इंडिया ने वहां पे भी वोट नहीं डाली। ठीक है, तो इंडिया ने ना वहां पे वोट डाली है ना इस साइड पे वोट डाली है। हमने इसी कारण, ताकि ना रशिया ऑफेंड हो
ना अमेरिका ऑफेंड हो तो देखो अमेरिका तभी ऑफेंड रहा है, पर स्टिल न्यूट्रल, किसी एक साइड वोट डालने से तो बेटर है कि न्यूट्रल रहे, ठीक है। क्योंकि डिप्लोमेसी से, चाहे हम ये कहते हैं कि वॉर गलत है पर डिप्लोमेसी में हम इंटरनेशनल रिलेशन जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं, आइडलिज्म, रियलिज्म। रियलिज्म की जो थ्योरी है, सेसेशनेशन का मतलब होता है रोक देना, सीज कर देना, ठीक है। तो आपके जो रियलिज्म की थ्योरी है, रियलिज्म की थ्योरी यही कहती है कि हर कंट्री इंटरनेशनल रिलेशंस में इसी तरीके से काम कर रहा है जो चीज उनके बेस्ट इंटरेस्ट में। रियलिज्म में तुम्हारी कोई आइडियोलॉजी एक फिक्स नहीं होती, जैसे चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी पॉलिसी मॉडिफाई करते रहते हो, ठीक है। तुम किसी एक आइडल पे नहीं चलते। इसके ऑपोजिट जो थ्योरी है, जब आईआर का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दो थ्योरीज एक दूसरे के कॉन्ट्ररी बताते हैं, एक है आइडलिज्म और एक है रियलिज्म। आइडलिज्म का मतलब है, लेट्स सपोज तुम किसी एक चीज को बहुत ही सुपीरियर मान के चलते हो और उसी के साथ स्टिक करना चाहते हो। जैसे तुम दुनिया में मानते हो कि पीस ही सबसे बड़ी चीज है या फ्रीडम सबसे ज्यादा जरूरी है, तो कोई भी दुनिया में एक्टिविटी हो रही होगी जो फ्रीडम के खिलाफ है, तुम भी उसके खिलाफ खड़े होगे कि ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुमने इसे एज अपना आइडल, एज अपना गोल मान लिया कि फ्रीडम मैंने पूरी दुनिया में प्रमोट करना। पर इतने सच्चे विचारों से चलने पे कभी भी देश अपनी खुद की पॉलिसी नहीं चला पाता। इसीलिए दुनिया में जो ज्यादातर देश हैं वो रियलिज्म पे चलते हैं। रियलिज्म का मतलब है जहां पे जो सूटेबल बैठता है उसके मुताबिक तुम अपना पाथ डिटरमाइन करते हो। ऑब्वियसली तुम कहते हो कोई चीजें तुम्हारी आइडल है, पर ये जो आइडल्स होते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाते हैं, या नेशन टू नेशन हमारा इनके खिलाफ स्टैंड अलग अलग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि रियलिज्म रियलिस्टिक सिचुएशंस को देखता है। अब मैं अगर कहने लग जाऊं कि मैं रशिया के साथ रिश्ते तोड़ दूंगा सब, हमारा डिफेंस सेक्टर रशिया के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर हमें अपने डिफेंस सेक्टर को मेंटेन करके रखना है तो बेसिकली हमें रशिया से सप्लाई चाहिए चाहिए, तो इस कारण हम उनके साथ रिश्ते तोड़ नहीं सकते। तो रियलिज्म यही कहता है। और कई चीजें हम अमेरिका के साथ भी पार्टनरशिप, क्वाड और ये सब कुछ बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो रियलिज्म में चाहे इंडिया वॉर के खिलाफ है, पर हम रशिया के खिलाफ वोट नहीं डाल रहे, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से सेकंड करंट अफेयर एक रिचुअल के बारे है, चमयक्का छमया विलाक्कू। छमया विलाक्कू जो ये पूरा फेस्टिवल है, इसमें होता क्या है बेसिकली कि ये केरला में मनाए जाने वाला फेस्टिवल है। आपके शवारा देवी टेम्पल, बहुत ही बड़ा नाम है बीच में, ठीक है, इस टेम्पल में मनाया जाता है केरला में। इस फेस्टिवल, इस रिचुअल में क्या चीज अलग होती है, यहाँ पे केरला में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मेन अलग अलग रिलीजन से वुमेन के तौर पर ड्रेस होके आते हैं और गॉडेस भाग्यवती की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सारे मेल्स इस पूरे फेस्टिवल के अंदर उन्होंने साड़ी, मेकअप, नकली बाल, सब कुछ वैसे लगा के आते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा फेस्टिवल इस तरीके से सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो अगली चीज, ये जो फेमस टेम्पल है ये ओनली टेम्पल है केरला में जिसकी नो रूफ सैंक्टम सेक्टोरम के ऊपर, नो रूफ। सैंक्टम सेक्टोरम क्या होता है, जो जहां पे मेन मूर्तियां पड़ी होती है ना, जहां पे मेन आपकी मूर्तियां पड़ी होती है टेम्पल के अंदर, हमेशा एक मेन टेम्पल की एक बिल्डिंग होती है। इस के मेन उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ना छत ही नहीं है, ये बिना छत के, ठीक है। तो ये ओपन टेम्पल है, इसके जहां पे मूर्तियां पड़ी हैं वहां पे कोई भी छत नहीं है, ठीक है। पर याद रखना
ओनली टेम्पल इन केरला। ऐसे इंडिया में और भी टेम्पल्स हैं, ठीक है, जहां जो बिना छत के एग्जिस्ट करते। क्लियर है? इसके रिसेंटली बहुत सारे फॉरेनर्स के अंदर भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी है और भी लोग आने लगे हैं, ठीक है। तो 2 डे फेस्टिवल है, तो काफी ज्यादा लोग अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगहों से, अलग अलग रिलीजन के सब लोग शामिल होते हैं। मेल्स का फेस्टिवल है, पर वही फीमेल्स की तरह ड्रेस होके आता है प्रॉपरली, ठीक है। क्लियर है? थर्ड करंट अफेयर है आपका कोलिजियम सिस्टम के बारे। अब कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? देखो, आपके इंडिया के अंदर अगर आपने डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो आपकी जुडिशरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी लेजिस्लेचर है और जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं, सरकार 3 हिस्सों से बनती है, उसमें जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर आपकी जैसे पार्लियामेंट होगी, एग्जीक्यूटिव्स में जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सारे हो गए, ठीक है। इनमें कहीं ना कहीं एक कॉमन रिलेशन होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जिसके बाद लोकसभा की मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनमें रिलेशन है, तो ये तो आपस में कई बार जुड़ भी जाएं और डेमोक्रेसी को पलटाने की कोशिश में लग जाए, पर एक काउंटर बैलेंस इसलिए फोर्स चाहिए होती है कि जुडिशरी इनके फैसलों को हमेशा कंट्रोल कर सके, रोक सके। अब जुडिशरी में आगे क्या है, जुडिशरी तब तक अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं ले पाएगी जब तक ये खुद सरकार से इंडिपेंडेंट नहीं होगी। एंड वन ऑफ द थिंग्स जो इसे इंडिपेंडेंट बनाती है वो ये है कि जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं, आपके जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, खासकर इंडिया के टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और आपके हर स्टेट के टॉप कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर। इन दोनों के लिए इसी कारण जो जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट होती है वो जुडिशरी खुद करता है। उस सिस्टम को ही हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम को ही हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। अब कोलिजियम सिस्टम में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम अलग है, अगर सुप्रीम कोर्ट का किसी को जज बनना है, या हाई कोर्ट का अलग है। सबसे पहले तो देखो, हर पर्सन को क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन मीट करनी पड़ती है अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज लगना है। एज कोई नहीं इसमें मेंशन्ड है, तो मिनिमम एज कोई नहीं है, तुम किसी भी एज में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज लग सकते हो। मेन चीजें जो क्वालिफिकेशन है कि तुम्हारा एज अ लॉयर, मतलब दोनों में अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, तो मैं जनरली वैसे बता दूं, एज अ लॉयर तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर भी 10 साल है, एज अ एडवोकेट तुम्हें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एज अ 10 साल का एक्सपीरियंस एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। फिर या तो ये कंडीशन हो, या और तुम्हारे पास एज अ जज एक्सपीरियंस हो। जैसे अगर तुमने सुप्रीम कोर्ट में लगना है, तुम्हारे पास 5 साल मिनिमम हाई कोर्ट्स के किसी जज का एक्सपीरियंस हो कि तुम पहले हाई कोर्ट के जज रह चुके हो। अगर तुम्हें हाई कोर्ट में जज बनना है, तुम्हें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इंडिया के अंदर किसी भी जुडिशियल कोर्ट का। वो ट्रिब्यूनल हो सकते हैं, लोक अदालत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, 10 साल के लिए तुम कहीं और जज रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट की एक और क्वालिफिकेशन है कि तुम जूरिस्ट, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट प्रेसिडेंट की नजर में हो, तुम तब भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक मीट हुआ तो तुम आप बनाया जा सकते हैं, और सिटीजन ऑफ इंडिया तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, ठीक है। अब कोलिजियम सिस्टम ऐसे लोगों की जिनकी क्वालिफिकेशन मीट होती है। कोलिजियम सिस्टम में होता क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनते हैं, इसके कोलिजियम में होता है CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम, ठीक है। CGI प्लस 4 जो सीनियर मोस्ट, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके अलावा 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इसका पार्ट है, ठीक है। अब ये जो लोग हैं उसमें से ये एक एक करके जो भी जज बनना चाहता है वो अपना नाम सबमिट करता है, तो उनके नाम कंसिडर करने शुरू करते हैं।
किसी भी नाम के ऊपर एग्री करने के लिए CGI +3 का हाँ बोलना जरूरी होता है। ये CGI हम अलग क्यों लिखते हैं, मतलब इसके साथ ही 5 लिख देता, यहाँ पे 4 लिख देता। देखो होता क्या है, ओरिजिनली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वर्ड लिखा है ना, वो ये लिखा है कि देखो जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो करेगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन, सलाह करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सच जजेस दैट ही डीम्स फिट, जो उसे लगता है और कोई जजेस इससे पूछना चाहिए। पर ये बार बार सुप्रीम कोर्ट के आगे केस आया कि क्या प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी कर सकता है। कंसल्टेशन का वैसे मतलब तो सलाह लेना है ना, सलाह जरूरी तो नहीं बाइंडिंग हो। पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये केसेस सुने जिन्हें कहते हैं फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, और फाइनली थर्ड जजेस केस में आपके ये कोलिजियम सिस्टम उन्होंने बनाया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि सिर्फ CGI की एडवाइस से कोई जज नहीं अपॉइंट होगा, उसके अलावा 4 और जजेस होने चाहिए। पर जब अप्रूवल देना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग से मेंशन किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाँ बोलना जरूरी है और इन 4 में से 3 को हाँ बोलना जरूरी है। मतलब लेट्स सपोज ये 4 लोग हाँ बोल देते हैं, चारों के चारों, पर आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी के लिए मना कर देता है, वो मना ही होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हाँ बोलना और इन 4 की मेजोरिटी बन जाना, तो मतलब 4 की मेजोरिटी 3 होगी, तो वो इस तरीके से अप्रूव होता है। क्लियर है? तो ऐसे किसी का भी नाम कोलिजियम अप्रूव करता है, कोलिजियम अप्रूव करके आपके प्रेसिडेंट के पास भेजता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू। मतलब सेंटर में आपकी मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उनके पास नाम जाते हैं, उनका काम है प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करना। ठीक है, जिनके नाम है, आप फिर अल्टीमेटली लेट्स सपोज आपके 20 जज लगाने हैं, ठीक है, काफी ज्यादा जज, 20 जज लगाने हैं, तो आपका कोलिजियम जो होगा ना वो कम से कम 25-27 नाम रिकमेंड करके भेजेगा कि इनमें से चुन लो कि कौन सा चुनना है। हमने एक शॉर्ट लिस्ट बना दी है, तो इनमें से कोई 20 चुन लो। ठीक है, मतलब चलो 20 तो बहुत बड़ा एग्जांपल है, थोड़ा छोटा कर दो, लेट्स सपोज 5 जज भी अगर बनाने हैं ना, कोलिजियम आपको 15 को नाम भेजेगा, इन 15 जजेस में से किसी भी 5 को लगा, ये हमारी तरफ से प्रूफ। फिर होता क्या है कि हर जज का बैकग्राउंड चेक होता है CBI के थ्रू और ऐसी चीजों के थ्रू कि कोई करप्ट ना रहे हो या कोई किसी और देश के साथ कोई मिक्सचर ऐसा कुछ ना हो, तो उसके मुताबिक जो आपकी रिपोर्ट्स आती हैं फाइनली प्रेसिडेंट उन्हें अप्रूव करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट खुद भी सलाह दे सकता है कोलिजियम को कि मैं चाहता हूं इस जज को आप कंसिडर करो, इसे अपॉइंट कर सकते हैं हम क्या, मतलब जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, पर वो बाइंडिंग नहीं है, कोलिजियम कंसिडर करेगा। अगर इनमें से CGI +3 में से मना कर दिया इन्होंने, तो प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, अगर माननी हुई तो ये मान लो। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपके सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं। अब हाई कोर्ट का कोलिजियम क्या है? हाई कोर्ट का कोलिजियम भी सुप्रीम कोर्ट में बनता है। हाई कोर्ट का कोलिजियम है CGI +2 सीनियर मोस्ट जजेस। जिसमें से अप्रूवल चाहिए CGI +1 का। इसके अलावा आपके कंसल्ट किया जाता है, जिस हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट किया जा रहा है उसके अंदर भी तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होगा। ठीक है, लेट्स सपोज हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, तो राजस्थान के हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस ऑफ द राज्य कंसल्ट किया जाता है, प्लस जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है उसके गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाता है। ये सबके मिला के अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, इनसे बस सलाह ली जाती है, मेन अप्रूवल इनसे जाता है। क्लियर है? अपॉइंटमेंट फिर से प्रेसिडेंट ही करता है हाई कोर्ट्स में भी, और इस तरीके से ये सारा सिस्टम काम करता है। कोई भी डाउट कोलिजियम सिस्टम में? तो ये सारा का सारा आपका सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट में आपके 34 जजेस पार्लियामेंट के द्वारा इस टाइम पे अलाउड है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिखा है कि देखो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे ना, ये टाइम टू टाइम पार्लियामेंट फिक्स करती रहेगी।
तो पार्लियामेंट ने अभी के लिए 34 जजेस की स्ट्रेंथ फिक्स की हुई है, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 33 अदर जजेस हैं। ठीक है, अभी सारी कुर्सियां नहीं भरी हुई है, अराउंड 27 के करीब भरी हुई हैं, बाकी खाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आर्टिकल 124 वो यही कहता है, मतलब ये सारे आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हैं, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस उन्हें अपॉइंट करेगा, और 217 में हाई कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लाइनें लिखी हैं, और इसी से ही आपका थर्ड जज केस का वो सब कुछ बना था, और उससे अब अपॉइंटमेंट की जाती है। ये 3 जजेस केस 1998 का। क्लियर है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझा दिया है सब कुछ यहाँ पे। अगला जो आपका करंट अफेयर है वो है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। टीबी क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? पैरासाइट से, वायरस से, बैक्टीरिया से, किससे होता है? जैसे कोविड हम कहते हैं वायरस से होता है, टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। टीबी आपका जो है ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये भी लंग्स को ही इफेक्ट करता है। अगर किसी को टीबी होता है लगातार खांसी, और टीबी ऐसी चीज है जो जानलेवा होती है, ठीक है, और बहुत तेजी से फैलती है, हवा से फैलती है। अगर कोई कफ कर रहा है और तुम उसके कांटेक्ट में आ गए तो तुम्हें भी टीबी हो सकता है। तो ये काफी ज्यादा और जानलेवा है अगर इसका टाइम पे ध्यान ना रखा जाए। ठीक है, पर इसकी मेडिकेशन अवेलेबल है। अगर होता क्या है, देखो अगली हमारे इंडिया में टीबी की प्रॉब्लम क्या है, टीबी की दवाइयां हैं, टीबी क्यूरेबल है, पर इंडिया में, और ये बहुत सारी दुनिया में प्रॉब्लम है, पर इंडिया टीबी इफेक्टेड कंट्री है तो इंडिया में खासकर ये प्रॉब्लम है। देखो जब हम दवाइयां लेना शुरू करते हैं, आपको हमेशा, आप भी कभी डॉक्टर के पास गए होगे, एक चीज जनरल सलाह भी, डॉक्टर ने आपको हमेशा बोला होगा ये दवाइयां 10 दिन खाना, ये सुबह खानी है, दोपहर को खानी है, रात को खानी है, सारा एक कोर्स बताया होगा। पर होता क्या है, 4 को दिन बाद ठीक महसूस करना शुरू कर देते हैं, लोग दवाइयां छोड़ देते हैं। पर अगर आपको डॉक्टर को कौन सा मजा आ रहा था कि तुम्हें 10 दिन दवाइयां खिला देते हैं। ठीक है, होता क्या है, हर दवाई का कोर्स होता है। अगर हम दवाई का कोर्स पूरा नहीं करते, वो बीमारी वापस आने के चांसेस उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आने के चांसेस होते हैं। तो हर बारी जो भी कोर्स रेकमेंड किया जाता है उसे पूरा किया करो। टीबी के अंदर, इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि टीबी जब दवाई मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, टीबी का इलाज फ्री है, तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इसकी दवाई ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी दवाइयां मिलती हैं। पर वही बात है कि जैसे ही, और डॉक्टर कहते हैं कि मुझे 5 दिन बाद 7 दिन बाद दिखा देना, जब जितना भी कोर्स उन्होंने बताना है। पहली बात तो सारा दिन दवाइयां कंटिन्यू नहीं करते इंडिया में, और दूसरी चीज दोबारा दिखाने नहीं जाते। इसके कारण टीबी इंडिया में ना काफी टाइम से स्लो एलिमिनेट हो रहा है, पर उसका प्रोग्रेस स्लो है क्योंकि लोग दवाइयां प्रॉपरली नहीं खाते। बैक्टीरिया के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम जो ये दवाइयां ऐसे स्किप करते हैं, बैक्टीरिया अपने आप में ना लॉन्ग टर्म में रेजिस्टेंस बनाने लग गया, क्योंकि हम बैक्टीरिया को पूरी तरीके से शरीर से खत्म नहीं करते, वो बच जाता है, वो लड़ना सीख जाता है उस दवाई से। फिर वो मैं कहीं पे, लेट्स सपोज किसी एक पर्सन को टीबी था, वो पर्सन के मुंह से अगर टीबी निकल गया है, किसी और को इफेक्ट करेगा, वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है। तो इस तरीके से जब पूरी मेडिकेशन हम नहीं करते, उसके बढ़ने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंडिया में 18 स्टेट्स ने डिटरमाइन किया कि हम 2025 तक टीबी इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे, और इसी के चलते हुए नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इस साल, कल आपका वर्ल्ड टीबी डे भी था, उसका जो थीम है वो है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। आपको मैंने पहले बताया, जो ये वर्ल्ड डेज होते हैं, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इस दिन का क्या आपका
हाँ थीम था, ठीक है। तो ये थीम का क्वेश्चन आ सकता है जिन्होंने इस साल पेपर देना, हर साल बदल जाएगा। नेशनल टीबी एलिमिनेशन डे 2017 से लेकर 2025 तक ही वो करता है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इस पूरे का थीम है प्रिवेंट डिटेक्ट ट्रीट एंड बिल्ड टीबी फ्री इंडिया विद अ स्ट्रैटेजी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट डिटेक्ट ट्रीट। आपको ना पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रिवेंट डिटेक्ट ट्रीट, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा थीम तो इसका ये रहा, ठीक है। तो यहां तक ये आपको डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। प्रिवेंट डिटेक्ट ट्रीट कौन से नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा है, उसमें अलग अलग बीमारियां लिख देंगे, टीबी हो गया, कोविड हो गया, कुछ भी ऐसे अलग अलग बीमारियां 4 लिख देंगे, तो आपको बताना है कि टीबी का प्रोग्राम है। क्लियर है? इस तरीके से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। कोई भी डाउट? ये थे आपके आज के करंट।